हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। महेश, जिस तरह से देखिए कि बीजेपी ने अपनी अब दूसरी जो सूची है वो जारी कर दी है, 21 उम्मीदवारों की सूची है, लेकिन अगर हम आगे बात करें, क्योंकि 67 की पहले सूची जारी हो चुकी है, फिर 21 की जारी की, यानी कि 28 नाम सामने आ चुके हैं, बचे 2 नाम, उन पर किन के नामों का ऐलान किया जा सकता है और आखिरी के ये 2 नाम क्यों रोके गए? देखिए, 88 सीटों का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया। 2 सीटों पर अभी मंथन की स्थिति है और मान सकते हैं कि यहाँ अभी संशय की स्थिति अभी बनी हुई है पार्टी के लिए, और उसी संशय को दूर करने के लिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी थोड़ा वक्त ले रही है। मुझे लगता है कि उसकी जो आधिकारिक सूचना है वो भी कल तक जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी कर दी जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ टिकटों के ऐलान को लेकर किसी भी तरह की अब इंतजार जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर नहीं बचा। अब अगर इंतजार लोगों को है, नेताओं को है, तो कांग्रेस पार्टी की लिस्टों का, कांग्रेस पार्टी किन्हें उम्मीदवार बना दी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी ये देखना चाहते हैं कि उनके सामने कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनकर कौन आएगा, चुनावी विसात किस तरीके की बिल खींचेगी, कितना मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। तो दिल की धड़कने न सिर्फ कांग्रेसी उम्मीदवारों की, संभावित उम्मीदवारों की तेज है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुनावी मैदान में उतारे गए हैं वो भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का, ताकि वो चुनावी गणित को समझ पाए। फिलहाल यहाँ कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अब जननायक जनता पार्टी वाली स्थिति में खुद को लाने की कोशिश कर रही है। तमाम वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट हासिल नहीं कर पाएंगे, तमाम वो लोग जो मजबूत जिताऊ उम्मीदवार जो बीजेपी का टिकट हासिल नहीं कर पाए, उन्हें अब अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुट चुकी है आम आदमी पार्टी। और कह सकते हैं कि वैसे तो उनके अपने कोई जिताऊ चेहरे उनके पास नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के जिताऊ चेहरों पर ही दाव खेलकर अब जेजेपी वाली रणनीति पर आम आदमी पार्टी हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल है, लेकिन अगर यहाँ पर एक और सीट की चर्चा कर ले, लाडवा सीट की, क्योंकि यहाँ पर बतौर उम्मीदवार सीएम सैनी उतरे हैं, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो पिछला चुनाव पवन सैनी को टिकट मिली थी, लेकिन अब उनकी सीट बदल दी गई है। तो ऐसा क्यों किया गया है, किस रणनीति के तहत किया गया है? देखिए, बीते लोकसभा चुनाव में खुद उम्मीदवार बना दिए गए थे नायब सिंह सैनी, करनाल विधानसभा क्षेत्र से उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ ही उतारा गया था। तो ऐसे में बड़ी परेशानी का सामना यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को करना पड़ा था, क्योंकि जिन लोगों को प्रचार के लिए उतरना था, जिन लोगों को दूसरों के लिए वोट मांगने थे, वो खुद के विधानसभा क्षेत्र में उलझ गए थे, जिसकी वजह से परेशानी सामने आई थी। अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री का चेहरा है, और यहाँ अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री भी हमारे नायब सिंह सैनी होंगे। ऐसे में किसी भी सूरत में रिस्की सीट पर नायब सिंह सैनी को नहीं उतारा जा सकता था। लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखने को मिला कि करीब करीब 92% जो सैनी वोटर था वो नायब सिंह सैनी को वोट कर रहा था। यानी ये समझ में आ रहा था कि नायब सिंह सैनी सैनियों की पहली पसंद है, और इसी वजह से यहाँ हरियाणा प्रदेश में जो सबसे ज्यादा सैनी वोटर्स की संख्या वाली सीट थी, जो कि लाडवा सीट मानी जाती है, लाडवा सीट पर सैनी वोटर सबसे ज्यादा है और कह सकते हैं कि निर्णायक है। और इसी वजह से यहाँ सुरक्षित सीट मानकर, सेफ और गारंटी वाली सीट मानकर लाडवा सीट पर नायब सिंह सैनी को उतारा गया है। बिल्कुल महेश, फिलहाल आप भी हमारे साथ बने रहे, आगे जानकारी लेंगे। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया भी लगातार बने हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। देवेंद्र, जिस तरह से अगर हम बात करें तो इस बार 2 टिकट काटे गए हैं इस वाली सूची में बीजेपी के, और 2 महिला उम्मीदवारों को भी जगह दी गई है। देखिए, जो लिस्ट आ जाइए, 21 उम्मीदवार हैं, इनमें 2 की टिकट काटेंगे। बनवारी लाल जो मंत्री हैं पावल रेवाड़ी जिले से हैं, लगातार दूसरी सरकार में बीजेपी की मंत्री थे। जब भी चर्चा होती थी हम मानकर चलते थे कि वो गैर विवादित नेता हैं, आरोपों से दूर हैं, किसी तरह की परेशानी टिकट की नहीं होनी चाहिए, हम मानकर चले थे उनकी टिकट पक्की है, लेकिन टिकट काटी गई। उसकी कोई वजह जरूर रही होगी, पार्टी लेवल पे जो सोच विचार हुआ है। दूसरा, सीमा तरीका शिक्षा मंत्री थी, फरीदाबाद के बरकल से दूसरी बार चुनाव जीती थी, और दूसरी बार में अब जब रिशफलिंग हुई थी, मनोहर लाल जी का रिप्लेसमेंट हुआ तो उनको शिक्षा मंत्री बनाया था, मंत्री बनाए गए थे। जो 6-7 नए मंत्री बने थे, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, उनमें सीमा त्रिखा बेटी, लेकिन सीमा त्रिखा की जगह एक युवा चेहरे को उतारा गया है। तो बीजेपी ने समय लिया है, लेकिन सोच समझकर उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में। अब सिर्फ 2 सीटों पर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है, क्योंकि एक सीट पर बहुत गहन मंथन हुआ है बीजेपी का। सरकार बनाने की हुंकार भरी है, तीसरी बार सरकार बने, और नायब सिंह सैनी को तो अमित शाह जी पहले ही यहाँ से मुख्यमंत्री सीएम कैंडिडेट बोल कर गए थे, तो उनको भी सेफ रखना जरूरी था, इसलिए लाडवा भेजा गया उनको। और लाडवा से जो पवन सैनी
विधायक रहे हैं बीजेपी से, एक चुनाव पिछला हारे थे लेकिन उससे पहले विधायक थे, तो उनको नारायणगढ़ भेजा गया है। नारायणगढ़ दरअसल पैतृक विधानसभा है नायब सिंह सैनी की, तो दोनों सैनी को आपस में बदला गया है। उनको लाडवा दिया गया, उनको लाडवा से नारायणगढ़ भेजा गया है। इसी तरह के फेरबदल कृष्ण बेदी जो पूर्व मंत्री है और दूसरी बार 2019 में चुनाव हारे तो उनको ओएसडी बनाया गया मुख्यमंत्री का, मनोहर लाल जी का। उसके बाद नायब सैनी के साथ रहे, उनके राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम किया। लोकसभा चुनाव अंबाला से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, टिकट नहीं मिली, लेकिन उनको अपना शाहबाद की जो उनका अपनी पैतृक सीट है, पैतृक विधानसभा है जो उनका जहाँ परिवार रहता है, वो शाहबाद थे। शाहबाद कुरुक्षेत्र में उनको जींद के नरवाना से टिकट दिया गया। तो कई रद्दोबदल भी किए गए, सीटें भी बदली गई हैं, कुछ नाम भी कटे हैं, कुछ नए नाम ऐड हुए हैं। तो एक मिश्रण सा पेश किया है। 88 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, महज 2 सीटें रह गई हैं, उसका भी मेरे को लगता है कल तक हो जाएगा। तो बीजेपी ने लीड लिया। आज मनोहर लाल पानीपत आए हुए थे। मनोहर लाल हरियाणा के तूफानी दौरे पर आज पानीपत, सोनीपत, लाडवा कई जगह नामांकन दाखिल कराने। उनका कहना है कि 12 से 13 नामांकन मेरे को आज दाखिल कराने। थोड़ी देर संबोधित करके कार्यक्रम में करते हुए 1 दर्जन उम्मीदवारों के नामांकन करवाने आज मनोहर लाल भी हरियाणा में आए हुए हैं। उनका ये कहना था कि आज सूची आएगी और बीजेपी फिर से लीड लेगी। उम्मीदवारों पर फैसला करने में और ऐलान करने में बीजेपी हमेशा लीड लेती है। आज वो लीड, जैसा मनोहर लाल बता रहे थे, वो लीड ली भी है इन्होंने। अब कांग्रेस पीछे रह गई, कांग्रेस पर दबाव है, क्योंकि जब तक कांग्रेस के उम्मीदवार सामने नहीं आएंगे तो बीजेपी को लेकर भी उम्मीदवार तो आगे, लेकिन सामने कौन होगा ये सवाल है। तो आज मेरे को लगता है कांग्रेस की सूची भी आनी चाहिए और एक सूची और आएगी। बीजेपी अभी भले ही 2 नाम अटके हुए हैं, लेकिन उनकी अगली सूची में क्लियर हो जाएगा और कांग्रेस आज के बाद एक सूची और भी जारी करने वाली है। कई सीटों पर कांग्रेस को लेकर पेच फंसा हुआ है, उम्मीदवार दावेदार ज्यादा है, उन्हीं में से कोई एक उम्मीदवार बनना है। तो पानीपत ग्रामीण की सीट है और कुछ सीटें हैं जहाँ पर पेच फंसा हुआ है, जातिगत समीकरण देखने हैं। वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट चूंकि मैदान में अब आ चुके हैं, तो कांग्रेस ये भी देखेगी कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन सा मैदान में है, उसको कौन सा कैंडिडेट सूट करता है कांग्रेस को जातीय समीकरणों के हिसाब से, या जो समीकरण बन रहे हैं किस तरीके से। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये, आज उन नेताओं का बयान है कांग्रेस का, कि हम सोशल इंजीनियरिंग को तवज्जो देंगे। सोशल इंजीनियरिंग मतलब सभी बिरादरी को मौका देंगे, सबका मतलब संतुलन बना के रख रहे हैं। कोई जाति कोई वर्ग ये ना कहे कि कांग्रेस ने हमारा ध्यान नहीं रखा। तो सीट दर सीट जातीय और समीकरण जो है मुकाबले में कौन है, अब बीजेपी के सामने आ चुके हैं। तो जातीय और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर कांग्रेस उतारेगी और लिस्ट अगर कांग्रेस की तैयार है तो मेरे को लगता है उनके पास सोचने का एक और मौका है, क्योंकि बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। तो जो उम्मीदवार मैदान में हैं उनके आधार पर कांग्रेस थोड़ा सा आंशिक रद्दोबदल करना चाहे तो उनके पास अभी मौका है। बिल्कुल है, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से किस तरह से जो लिस्ट है, जो उम्मीदवारों का ऐलान है वो किया जाता है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए देवेंद्र, आगे और भी जानकारी लेंगे आपसे। महेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। महेश, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि जहां सीट एक्सचेंज भी देखने को मिली है इस वाली लिस्ट में, और हम बात पवन सैनी की कर रहे थे जिनकी सीट इस बार बदल दी गई, तो उनको नारायणगढ़ से इस बार उतारा गया है। क्या उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या उनको वहां पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, ज्यादा मेहनत की बात नहीं है। यहाँ पर जो नारायणगढ़ सीट है वो भी सैनी बहुल सीट मानी जाती है, तो किसी भी तरह की बहुत बड़े रिस्क वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। लाडवा सीट ज्यादा सुरक्षित थी, हालांकि सैनी वोटर्स की बड़ी संख्या नारायणगढ़ सीट पर भी है। तो ऐसे में पवन सैनी को शिफ्टिंग को लेकर किसी भी तरह की आपत्ति, ऐतराज या परेशानी नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन काम करता है और चूंकि दोनों जगह सैनी सीट है, तो ऐसे में यहाँ किसी को भी परेशानी नहीं होगी। जो पहले से भी सैनी वोटर्स निर्णायक वहाँ पर रहे हैं, सैनी उम्मीदवार पार्टियों की तरफ से प्राथमिकता के आधार पर दिए गए हैं। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जो कि संगठन आधारित पार्टी और सैनी नेता को ही वहाँ पर भेजा गया है, दोनों जगह शिफ्टिंग हुई है। नायब सिंह सैनी और को भी, पवन सैनी को भी एक दूसरे में अल्टरनेट शिफ्टिंग यहाँ पर जरूर की गई है, लेकिन किसी भी तरह की वोटर्स को परेशानी हो, स्थानीय लोगों को या समाज के लोगों को परेशानी हो, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ही बेहतर फैसले भारतीय जनता पार्टी के माने जा सकते हैं, लेकिन गारंटी वाली सीट की जरूरत थी, इसलिए नायब सिंह सैनी को लाडवा सीट दी गई। बिल्कुल है, लेकिन इस वाली अगर सूची की हम बात कर ले महेश, तो हाई प्रोफाइल सीट वो कौन कौन सी है जिसमें उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है इन 21 में से?
देखिए, सबसे अगर हाई प्रोफाइल चेहरे को समझने की कोशिश की जाए तो इस सीट पर सबसे हाई प्रोफाइल चेहरा मनीष ग्रोवर का है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बीते मनोहर सरकार में इन्हें मंत्री बनाया गया था, लेकिन बाद में अगले कार्यकाल में यानी मनोहर 2 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। मनीष ग्रोवर यहाँ पर एक बड़ा चेहरा माने जा सकते हैं।